हेलो माय लवली व्यूअर्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही डिफरेंट। आज मैं लेने वाली हूँ मिस मेघा यादव का इंटरव्यू, जिन्होंने किया है JRF क्लियर रिसेंटली लास्ट ईयर 2021 में। और इस बार का जो नेट JRF का एग्ज़ाम आने वाला है, मैं उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए और इंस्पिरेशन देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और आई होप आप सबको ये हेल्पफुल लगेगा। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैम, आप कुछ अपने बारे में बताइए। हाय एवरीवन, माई सेल्फ मेघा यादव। मैंने अपना BSc MSc घासीदास विश्वविद्यालय से किया है, फॉरेंसिक साइंस में किया है। और मैंने अपने MSc के ड्यूरेशन के टाइम पे ही मैंने नेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और रिसेंटली जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था नेट JRF का, UGC नेट JRF का। और अभी 2022 में उसका रिजल्ट आया है कि मैंने JRF क्लियर कर लिया। तो आपको ये क्लियर करने के बाद कैसा लग रहा है? मतलब अब अच्छी फीलिंग है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस है। शुरू में तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। कुछ दिनों तक मैं अपने स्क्रीनशॉट्स को ओपन करके देखती थी कि मैंने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लिया था। तो मैं कभी अभी भी कभी मुझे लगता है कि मैंने क्या किया लाइफ में, तो मैं कभी स्क्रीनशॉट ओपन करके देख लेती हूँ। मैंने उसको फेवरेट्स में ऐड करके रखा हुआ है कि जब भी मुझे लगता है कि मुझे ये देखना चाहिए, या फिर कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ तो मुझे देखना चाहिए कि मैंने लाइफ में कभी कुछ एम किया था तो अचीव भी किया है, तो आगे भी चीज़ें हो सकती है। एक सेल्फ मोटिवेशन देने के लिए मैं ये चीज़ें करती हूँ। नाइस मैम, दैट्स ग्रेट। और मैम, नेट और JRF अप्लाई करने के पहले, मतलब एग्ज़ाम में अप्लाई करने के पहले आपका माइंडसेट कैसा था? मतलब कैसा सिचुएशन था? देखिए, कहीं भी आप जाते हैं तो आपके प्रोफेसर का यही एक थिंकिंग होता है कि आप प्रोफेसर आगे जाके बने ना बने, रिसर्च फील्ड में जाए ना जाए, बट आपको नेट या फिर JRF क्लियर होना चाहिए फॉर द सेंस कि आपके पास एक अचीवमेंट होता है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको खुद ही एक कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमेशा लाइफ में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके एक कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। कभी अब जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं तो वो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपका एक माइंडसेट भी चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें जो पैरामीटर्स हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि पर्सन की इंटेलिजेंस लेवल क्या है, या फिर पर्सन कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं अपनी चीजों को, कितनी अच्छे से दूसरे पर्सन तक या फिर पब्लिक में पहुंचा सकता है। तो इसके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेनली ये हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एनहांस करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें। और अगर आपको आगे जाके कहीं लैब में भी वर्क करना है, तो जैसे फैक्ट एग्जाम होते हैं, वहां पर भी ये भी पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। और नेट के थ्रू आप एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं, जैसे कि आपका कहीं नेट क्वालिफाइड है तो आप कहीं प्रोफेसर एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रहे हैं, तो आप एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। फिर आपको इस जॉब में सबसे ज्यादा मिलेगा कि आप अपनी नॉलेज को रिवाइज कर रहे हैं। क्या होता है कि हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमारे एक सेंस अचीवमेंट आ जाता है कि हमने ये पढ़ लिया है, तो हम फिर वो हो सकता है बुक ओपन ही ना करें और एक प्राइड में रहे कि हमने ये कर लिया है। तो ये सारी चीजें आपको एक प्राइड के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस भी देती हैं, क्योंकि लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाएंगे बिना कॉन्फिडेंस के, अगर कोई पर्सन है तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आप समझ जाएंगे कि वो पर्सन कैसे बिहेव करेगा। सो एग्जैक्टली। नेट अप्लाई करने के बाद आपने अपना शेड्यूल कैसे चेंज किया? क्या था शेड्यूल में कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आया एक्चुअली। जब मैं नेट के लिए अप्लाई किया था तो मैं MSc की डिग्री कर ही रही थी। तो उस टाइम जब मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम मैंने एक बार फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में थी। देन मैंने अप्लाई किया था क्योंकि कोविड था, तो हमारा जो सेशन है वो थोड़ा डिलेड हुआ। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब अप्लाई किया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सेकेंड टाइम अप्लाई किया तो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो भी मार्क्स आए उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, आगे जाके मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगी तो हो सकता है कि मेरा नेट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं JRF के लिए बिल्कुल भी एम नहीं किया था, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप जो लीस्ट होता है उसके तरफ पहले जाते हैं। जैसे कि आपके पास अगर कोई खाने को नहीं है तो आप सबसे इजी चीज देखेंगे। अगर आपके पास कुछ भी खाना पानी कुछ नहीं है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि पानी मिल जाए। तो एक होता है कि आप सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं। तो मैंने वो मेरे हिसाब से नेट था, तो मैंने नेट के लिए अटेम्प्ट करना कोशिश किया था। सेकेंडली जब मुझे मेरी एक मैम ने बताया था
राधा मैम, जो यहाँ की प्रोफेसर थी, अभी वो दूसरे इंस्टीट्यूट में है। उन्होंने बताया था कि हमेशा एम हाई रखना चाहिए। तो पहले तो मैंने नेट के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। तो मुझे याद है कि मैम ने मुझे बोला था कि आपको हमेशा अपना एम हाई रखना चाहिए। तो फिर इस बार मैंने जेआरएफ का सोच के अटेम्प्ट किया था। लकीली मेरा जेआरएफ हो भी गया। तो उस टाइम मुझे, जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं हुआ। तो सेकेंड टाइम मैंने जो भी पॉइंट्स थे जो मुझसे छूटे थे इन टर्म्स ऑफ चैप्टर और इन टर्म्स ऑफ जो भी नॉलेज है जो मैं अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाई थी, या फिर जो अगर आपके पास नॉलेज होता भी है तो आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होती जो कि एग्जाम्स में आती है, क्योंकि आपके पास सर्टेन टाइम ड्यूरेशन होता है। उस टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी। जो अपने एकेडमिक्स है उसके साथ साथ मैंने ये भी पढ़ा। तो ओवरऑल मैंने 3-4 आवर्स इसको पढ़ा और एकेडमिक्स का भी 1-2 आवर्स हो जाता था। कभी कभी ये दोनों कोलैबोरेटिव भी हो जाता था क्योंकि सेम सब्जेक्ट्स थे। कभी कभी एक पे ज्यादा फोकस करना होता था। तो मैम अब आप हमें बताइए कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 का प्लान कैसा था? सो पेपर 1 के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे। तो पेपर 1 के भी बहुत सारे अलग अलग यूनिट होते हैं। तो यूनिट जो टीचिंग का यूनिट है, रिसर्च का यूनिट है, उसके लिए मैंने अनअकैडमी के फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं कुमार भरत सर के, उनको देखा। और पेपर 1 का ही जो पीपल एंड डेवलपमेंट और जो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर्स के यूनिट थे, वो सारे जो आईटी के यूनिट्स थे। पीपल एंड डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट का भी एक यूनिट था। वो पोर्शन भी मैंने कुमार भरत सर के वीडियो से ही देखा। वो आप जनरल यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और पेपर 1 का जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पार्ट है वो मैंने अड्डा 247 का जो यूट्यूब चैनल है वहां से, जो मैथ्स का पार्ट है वो मैंने शांतनु शुक्ला सर से पढ़ा। उनका भी एक आप चेक कर सकते हैं। तो सारी चीजें अवेलेबल है यूट्यूब में। एंड जो रीजनिंग का पार्ट है वो मैंने सौरभ सिंह सर है उनसे पढ़ा। तो एक्चुअली वो सारा जो अड्डा जो है वो बैंकिंग के लिए फेमस है। तो मैंने ये एम किया था कि एक तो मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता था, तो फर्स्टली मैंने सोचा कि अगर मैं अच्छा कुछ एम करना चाहती हूँ तो थोड़ा अपने आप को एक बूस्ट दूं इन टर्म्स ऑफ कि डेवलपमेंट कैसे होगा मेरा माइंड का। क्योंकि मैथ्स मैंने बहुत पहले पढ़ा था, उसके बाद छूट गया था क्योंकि जब मैंने साइंस बैकग्राउंड ले लिया तो फिर मैथ्स के उतने जो चीजें हैं वो मेरे टच में नहीं थी। हमने स्टार्ट किया पढ़ना तो शुरू में तो जो साइंस स्टूडेंट होते हैं, जो बायोस के स्टूडेंट होते हैं, उनको मैथ्स ऐसा ही डिफिकल्ट लगता है। तो शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आया। आगे जाके फिर मैं चीजें जब याद कर ली, पता चल गया कि इसका टैक्टिक क्या है सॉल्व करने का, तो इजीली हो गया। और उससे मुझे एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी आई, क्योंकि अगर कोई बायो का स्टूडेंट है उसको अगर मैथ्स का एक भी सम सॉल्व हो जाता है तो वो एक खुशी मिलती है। तो ये सारी जो छोटी छोटी हैप्पीनेस है वो आपको आगे जाके अचीव करने में हेल्प करती है। एक सेटिस्फेक्शन के बाद आप कुछ एम करते हो तो आपको एक बिलीव होता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ आगे जाके। या फिर मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मॉडरेट लेवल का ही क्यों ना हो, तो भी आपको एक बूस्ट मिलता है कि हाँ हो सकता है मैं कोशिश करूँ, अपना माइंड यूज करूँ तो मैं आगे जाके कुछ हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती हूँ। देन जो बच गए हैं पेपर 1 के पोर्शन, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे अलग अलग बुक्स को भी रिफर किया था। जैसे कि KVS मदान का बुक है जो UGC नेट JRF के लिए बुक है पेपर 1 का, वहां से भी किया था। और अरिहंत का भी बुक है नेट JRF का, वहां से भी पढ़ा था। क्वेश्चंस भी मैंने वैसे ही लगाए थे, बुक से भी लगाए थे। कुछ जब आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो ट्यूटर्स है, वो वहां से किया था। फिर पेपर 2 के लिए मैंने SIFS इंडिया शर्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस वहां से ऑनलाइन कोचिंग लिया था। तो मैंने पेपर 2 का वहां से पोर्शन पढ़ा है। उन्होंने पूरे 40 सेशन का लेक्चर प्रोग्राम था और वहां से मैंने सारा पेपर 2 का PDF पढ़ा। उसके साथ साथ मैं अपना जो BSc और MSc का जो भी सिलेबस था उसमें जो भी पोर्शन थे वो भी पढ़ती थी, क्योंकि जो सेशन है वो अपने अकॉर्डिंग चलता है और आपका प्रिपरेशन आपके हिसाब से करना होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पेपर सेशन 1 में आप एक चीज पढ़ रहे हैं, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं फॉरेंसिक साइंस की, लेकिन आपको वो आती है चीजें, तो आप उसको फिर से पढ़ेंगे तो आपको एक टाइम वेस्ट लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि एग्जाम बहुत पास है। तो आप वो सारी चीजें को एज अ रिविजन कंसिडर कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन दूसरे लेवल पे भी कर सकते हैं कि आप वो भी एक एज अ रिविजन का टाइम समझ लीजिए और अपना प्रिपरेशन दूसरे टाइम पे कर लीजिए।
तो ऐसे मैंने पेपर 2 का पढ़ा। फिर पेपर 1 पेपर 2 के लिए मैं एक ऐप है यूजीसी नेट मॉक टेस्ट ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से मैं दोनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। उसके साथ साथ बायजूस का अभी जो है वो बायजूस हो गया है, पहले वो ग्रेडअप था, तो ग्रेडअप से भी मैंने पढ़ा है। और इंडियन लॉजिक का पोर्शन मैंने जो पेपर 1 का पोर्शन है वो मैंने स्टार्ट किया था तोशिबा शुक्ला मैम से, जो कि ग्रेडअप की ट्यूटर हैं। लेटर मैंने जो पूरा पेपर 1 इंडियन लॉजिक का यूनिट है वो मैंने मोहित शर्मा क्लासेस करके है, यूट्यूब में एक चैनल है, वहां से पढ़ा है। तो पहले मैंने आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है कि आपको किस ट्यूटर समझ में आ रहा है। हो सकता है जो ट्यूटर का नाम मैं बता रही हूँ वो आपके लिए उतना अच्छा ना हो, तो ये आपको खुद से पता करना होगा कि आपको कौन से ट्यूटर के स्टडी मटेरियल है या फिर जो उनका एक तरीका है समझाने का, उससे आपको समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें आपके माइंड लेवल पे, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करती हैं। अगर कोई बोल देगा कि मुझे बोल देता कि आप कोई ऐसे टीचर से पढ़ लो जो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, लेकिन मुझे उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती होगी, और वो टीचर बहुत ही हायर लेवल के होंगे, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होगा, पर जब आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो आप बेसिक भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर आगे जाके आप कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको वो टीचर खुद से ढूंढना होगा अपने से कि आपको कौन से टीचर का समझ में आ रहा है। आपके स्कूल में, कॉलेजेस में ही बहुत सारे टीचर होंगे जो आपके फेवरेट होंगे, तो वो आपके फेवरेट क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो जो लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं, जिसमें में एग्जाम्पल सेट करके देते हैं, वो आपको इजीली समझ में आता है। तो ऐसे ही आपको पेपर 1 के पेपर 2 के ट्यूटर से, या जो भी यूट्यूब वीडियो है उसमें से चैनल अवेलेबल है, वो पेड है अनपेड है, तो आपको अपने हिसाब से अपना ट्यूटर खुद ढूंढना होगा, तभी आपको आगे जाके कुछ समझ में आएगा और जो वो पढ़ा रहे हैं। और अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। और फॉरेंसिक साइंस के जो लास्ट मोमेंट के जो रिवीजन होता है, तो वो रिवीजन जो मैंने सैवी फॉरेंसिक्स जो यूट्यूब चैनल है वहां से किया था, क्योंकि वो जो श्रुति मैम है वो क्वेश्चन को रिलेट करती है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करती है, और साथ में उसका एक जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी देती है। कई बार हमको क्वेश्चन आता है पर उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो अगर हमको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है आंसर के साथ, करेक्ट आंसर के साथ, या फिर हमारा रॉन्ग हुआ है तो उसके साथ हमको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है कि क्यों रॉन्ग है, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और एक क्विक रिविजन हो जाता है। तो मैं सभी फॉरेंसिक जो यूट्यूब चैनल है श्रुति मैम है उनके लिए भी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये चैनल बनाया और इतने सारे लोगों को मोटिवेट किया। यस मैम, थैंक यू मैम बहुत डिटेल में बताने के लिए। और मैम मैं जानना चाहती हूँ कि आपने अपना नोट्स कैसे प्रिपेयर किया है? सबके लिए अलग अलग या फिर एक में ही कंबाइन बनाते थे आप? देखो, पेपर 1 का नोट्स जो मैंने टीचिंग पोर्शन, यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड, और बाकी जो पोर्शन है वो एक ही कॉपी में बनाया था, क्योंकि कुछ पोर्शन रिलेटेड थे। और रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए अलग एक बुक बनाई थी, और जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके लिए अलग बनाई थी, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा था, तो मुझे ये डीप में पढ़ना था। तो अगर मैं सारी चीजें एक में कंबाइन कर दूंगी तो जब मुझे रिवीजन करना होगा तो प्रॉब्लम होती, तो इसलिए मैंने दोनों अलग अलग रखा था। एक में लिख तो सकते हैं हम, पर जब हमको पढ़ना होता है तो हम सिर्फ पेजेस पलटते रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने अलग रखा था। क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि जब आप पढ़ने जाते हो, लास्ट मोमेंट होता है, एग्जाम आने वाले हैं, 2 days लेफ्ट, 3 days लेफ्ट वाली जो फीलिंग होती है, उसमें ना आपको जो नोटबुक है अगर वो दिखता है कि बहुत ज्यादा साइज में मोटा है, मतलब बहुत ज्यादा उसकी थिकनेस है, तो आपको उससे स्ट्रेस होने लगता है कि इतनी सारा बचा हुआ है पढ़ने को। लेकिन अगर आपके पास पतली नोटबुक है तो आपको लगता है इतना ही तो है, मैं पढ़ लूंगी। तो ये आपको थोड़े अपने ब्रेन के साथ खेलना होता है, खुद को मोटिवेट भी करना होता है, लेकिन खुद के साथ ऐसा ब्रेन को भी थोड़ा चीट करना होता है, ताकि वो आप टाइम ज्यादा कम लगाएं इधर उधर करने में, ना कि स्ट्रेस देने पे कि इतनी मोटी बुक है मैं कैसे पढ़ूंगी, या इतनी मोटी नोटबुक है मैंने इतना सारा लिख दिया मैं पढ़ूंगी कैसे। तो ये सबसे आप अपना जो है पोर्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं और आपको बर्डन भी नहीं लगता है। क्योंकि ऐसे बोलते हैं, अगर आप देखेंगे कि आपके पास इतनी मोटी बुक है, जैसे कि ये जेपी मोदी की बुक है, तो आपको दिख लगता है इतना बड़ा बुक है मैं कैसे पढ़ूंगी। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा अपने ब्रेन को चीट करके पढ़नी होती है, अल्टीमेटली वो आपका फायदा ही है। आपको यूट्यूब वीडियो या कोचिंग या आपके खुद के नोट्स क्या सबसे ज्यादा काम आया है? कौन आपको ज्यादा बेनिफिट दिया है? ऐसे बोला जाए तो मुझे यूट्यूब
वीडियो से और कोचिंग से जो भी मुझे नॉलेज मिली है वो सारे नॉलेज मैंने फिर अपने अकॉर्डिंग अपने नोटबुक्स में लिखा है। तो ऐसे तो वो उनकी हेल्प से बनाए हुए नोट्स हैं, पर वो मेरे नोट्स हैं। अब जो भी पर्सन है अगर उसको कोई केमिकल रिएक्शन ही समझना होगा तो अगर बुक में क्या होता है शॉर्ट में दिया है, अगर शॉर्ट में दिया है तो फिर आप उसको डीप में समझना है तो आप कैसे करेंगे? तो आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। और अगर वही नोट्स मैं किसी और पर्सन को दे दूंगी जिसको बेसिक भी नहीं आता हो या फिर जिसको बहुत ही एडवांस आता हो, तो उसको लगेगा कि ये तो इसने लिख लिख के टाइम वेस्ट किया है। और अगर कोई बेसिक नहीं आता उसको तो उसको लगेगा कि ये सब क्या है। तो आपको अपने ब्रेन के हिसाब से, अपने डेवलपमेंट के हिसाब से अपने नोट्स बनाने होंगे। हो सकता है कि अगर कोई पर्सन है उसको ABCD नहीं आती हो, उसको हम पूरा सेंटेंस लिख के दे देंगे तो उसके लिए होगा कि ये सब क्या है। तो वही सेम चीज है कि हमें अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाने होंगे। कोई भी पर्सन है वो आपको नोट्स दे सकता है, लेकिन वो कैसे पढ़ना है उसने उसकी अपनी ब्रेन, जैसे कि हैंड राइटिंग है, ब्रेन राइटिंग है, तो वैसे ही नोट्स में जो है वो आप अपना ब्रेन रख रहे हैं। वहां पे आपको क्या चीजें ग्रास्प करनी ये आप लिख रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे आपको क्या चीज पढ़ना है आप वो लिखते हैं। ये नहीं कि सारा बुक लिख देते हैं। अगर हम कोई नोट्स बना रहे तो हम सारा बुक कॉपी नहीं करते, हम इम्पोर्टेंट चीजें लिखते हैं। तो जो चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट ना हो, या फिर उससे भी लोवेस्ट लेवल का भी उसे इम्पोर्टेंट लगे। तो ये आपको खुद से तय करना होता है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। नॉन फॉरेंसिक स्टूडेंट होते हैं जो BSc दूसरे सब्जेक्ट से करके MSc फॉरेंसिक साइंस से करते हैं, क्या वो भी नेट क्लियर कर सकते हैं JRF? ऑफकोर्स कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि कोई कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उनका मैथ्स बैकग्राउंड था तो भी फॉरेंसिक में जाके नेट क्लियर किया है। ऐसे स्टूडेंट भी रहे जिनका दूसरा बैकग्राउंड था, जैसे कि BSc कहीं और से था, बायोटेक से था, एंथ्रोपोलॉजी से था, या फिर प्लेन BSc था जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो होता है, जनरल जो BSc होता है, वहां से भी स्टार्ट करके किया। तो ये हमारे ऊपर है, ये हमारी स्किल्स के ऊपर है कि हम कैसे कोई चीज अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई प्लेन BSc से था या कोई दूसरे डिपार्टमेंट का है, दूसरे बैकग्राउंड का है तो नहीं कर सकता है। कई सारे फॉरेंसिक के स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने PSc भी फॉरेंसिक किया, MSc भी किया, पर वो नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो अभी नेट के लिए एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स, आप उनके लिए कोई टिप और ट्रिक या सजेशन कुछ? मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूंगी कि अभी एग्जाम फॉर्म आ चुका है, आप जितनी जल्दी हो सके एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिए। और अगर आपको आपका नेट का एम है या फिर JRF का एम है तो अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी होगी। किसी और की स्ट्रैटेजी आप पे वर्क नहीं करेगी। आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, किसी और के नोट्स आप पे वर्क नहीं करेंगे। और अपने माइंड को शांत रखना होगा सबसे पहले। और हो सकता है कई बार आपका गुड डे होगा, बैड डे होगा, कई बार आपको 1 घंटे में चीजें समझ में आ जाएंगी, कई बार आपको 3-3 घंटे में समझ में नहीं आएंगी। तो वो सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो ऐसे। तो आपको अपने आप को थोड़ा मोटिवेटेड रखना होगा हमेशा। अपने आप को एक वो होता है ना अवार्ड वाली जो फीलिंग आती है वैसे रखना होगा कि हाँ, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी सोचना होता है। हर बार थोड़ा प्रेजेंट में रह के आप बोर हो जाते हो, पढ़ के बोर हो जाते हो। प्रेजेंट में रह के थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचना होगा कि अगर मैंने कहीं बाय द चांस क्रैक कर लिया JRF या फिर नेट क्रैक कर लिया तो कैसे होगा। तो जब आप कभी आपका मोरल डाउन होने लगे तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए, अगर मैंने क्रैक कर लिया, अभी मुझे बोर लग रहा है या फिर अभी मुझसे नहीं हो रहा है, तो अगर मैंने क्रैक कर लिया तो आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा फ्यूचर में लेके जाओ। या फिर आपने कुछ, आपका कोई एम था, डे का एम था, वो अचीव कर लिया तो खुद को थोड़ा रिवॉर्ड दे दो। अगर आपने बोला सोचा था कि अगर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मैं कुछ भी खाने की चीजें हो सकती है या फिर कुछ मूवी होगा जो आपको अच्छा लगे, आप वो आधा 1 घंटा के लिए कर सकती हैं। तो इससे आपका जो है डे बोरिंग भी नहीं होगा और आपका स्ट्रेस भी कम होता जाएगा। आप कितने घंटे पढ़ते होंगे एक दिन में? वो डिपेंड करता है। एक्चुअली जब मैं नेट के लिए स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मैं घर से ही प्रिपेयर कर रही थी। फिर बीच में थोड़ा लॉकडाउन जो है वो रिलीज हुआ कि आप लॉकआउट कर सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं। थोड़े बहुत कोचिंग भी खुले थे, पर उस टाइम मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कोचिंग अवेलेबल नहीं था मेरे एरिया पे। तो मैं रीडिंग रूम जाती थी, वहां जाके मैं 3-4 आवर्स की स्टडी करती थी। तो एक्चुअली वो जो ड्यूरेशन था वो मेरा 5 आवर्स का था। बट कई बार आने जाने में या फिर कई बार मन नहीं लगता है तो आप थोड़ा इधर उधर घूम आते हैं या फिर कुछ नहीं पढ़ते हैं, गाना सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं। आप जो
उसमें मेरा 1 घंटा तो वेस्ट होता ही जाता था, पर मैं उसको वेस्ट नहीं बोलना चाहूंगी यहाँ पे, मैं उसको बोलना चाहूंगी रिफ्रेशमेंट होता था। तो मैं 5 आवर्स में 4 आवर्स, 3 आवर्स, 3.5 आवर्स ऐसे पढ़ती थी। हो सकता है कि आप लोग ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी रखते हो, आप 6 आवर्स तक पढ़ ले लगातार, या कोई 2 आवर्स का ही पढ़े, तो ये डिपेंड करता है सब पे। और जो मैं बोल रही हूँ जरूरी नहीं कि आप लोग भी एग्जैक्टली सेम करेंगे, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, आपका सिटिंग कैपेसिटी अलग है। हो सकता है किसी को रात में पढ़ना पसंद है, किसी को दिन में पढ़ना पसंद है, तो अगर मैं आके बोल दूं कि मैं सिर्फ रात में पढ़ती थी, तो आप सिर्फ रात में थोड़ी पढ़ेंगे, आपको अपने हिसाब से पढ़ना होगा। तो मैम आपका मॉर्निंग का, नून का और इवनिंग, नाइट, ऐसा आप कैसे पार्टीशन करते थे पार्ट 1 पार्ट 2 को पेपर? एज सच कोई पार्टीशन नहीं था, वो मूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप अपने आप को शेड्यूल करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है करना। मैम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कितना हेल्पफुल लगा? वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, सारा आपको जो स्ट्रैटेजी है वो उसी के बेस पे बनानी होती है, क्योंकि और प्रीवियस में भी लास्ट 5 इयर्स के इनफ है, आप उससे स्ट्रैटेजी देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि आपको कौन सब्जेक्ट पे ज्यादा वेटेज देना है, और उसके हिसाब से अपना प्लान कीजिए। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एक ट्रिक होती है कि आप जो यूजीसी नेट का जो एक प्रोफार्मा है कि आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। तो जो जनरल कंफ्यूजन है लोगों की वो मोस्ट एप्रोप्रिएट ढूंढने में ही रहती है। सभी को पता चल जाता है कि 4 में से कौन से 2 नहीं है, पर कौन से 2 बच गए हैं उनमें से कौन सा एक है, ये जो डिसाइड करने का फैक्टर है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये तभी आएगा जब आप प्रॉपर स्टडी करेंगे। और स्टडी में भी ऐसा नहीं कि आप जो लिखा हुआ है जो लाइक मगअप कर ले सारी चीजें, आपको अपना ब्रेन भी यूज करना है, कॉमन सेंस भी लगाना है। मैम आप नेट और जेआरएफ के बारे में कुछ बताएंगे? एग्जाम कैसा होता है, कैसा पैटर्न होता है, और ड्यूरेशन कितना होता है अप्लाई करने के बाद, एग्जाम अप्लाई करने के बाद? अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो कोई फिक्स ड्यूरेशन अभी जो है वो रह नहीं गया है। अभी जो अभी सेशन आया है, जो लास्ट सेशन वो जिसमें मैंने क्लियर किया है, और अभी जो सेशन आया है वो दोनों मर्ज सेशन के हो रहे हैं। जो पहले क्या है, यूजीसी नेट जो एग्जाम करता था उसमें जो है ईयर में 2 बार एग्जाम होता था, एक जून साइकिल, एक दिसंबर साइकिल। बट अभी ड्यू टू कोविड बहुत ज्यादा लैग हो गया था, तो उन्होंने सेशन को मर्ज कर दिया है। तो हर साल अगर आप पिछले कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो साल में 2 बार एग्जाम होते थे, एक जून में और एक दिसंबर में। दोनों ही पेपर आपको सेम देना होता था, जैसे कि 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 के आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको चांस लेने को मिल सकता है। आप थोड़ा जिसमें डाउटफुल भी हो उसको भी टिक कर सकते हैं। फिर अगर आपको क्लियर करना है तो वो क्वालिफाइंग स्कोर डिपेंड करता है, ओवरऑल स्कोरिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कितना स्कोर था, फिर उसके हिसाब से यूजीसी इसको चेक करती कि कितना उनको क्वालिफाइंग स्कोर बनाना है। जनरली 60% से अबव ही होता है, और अलग अलग जो डिफरेंट कास्ट लेवल है उनके हिसाब से भी स्कोरिंग का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है। और जो जेआरएफ का है वो हमेशा 60% से अबव ही होगा, और वो इस बार का जो है 65 के अराउंड था, 65-66 के अराउंड था जब मैंने क्लियर किया। और मैंने अपना जो जेआरएफ क्लियर किया वो कास्ट के थ्रू क्लियर किया है, तो मेरा जो था वह 62% स्कोर था, 62% ही क्वालिफाइंग था जेआरएफ के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर इंटरव्यू। और सच में मतलब मैं आई यहाँ एडमिशन लिया, और फिर मेरा कोई मोटिव नहीं था नेट का, और मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं एफएस और सीएफएसएल में वर्क करूँ। जब मैं यहाँ एडमिशन लिया और इनका रिजल्ट आया और जानने मिला मुझे कि नेट क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा ऑब्वियसली। और इनका इंटरव्यू काफ़ी जगह है, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए इनका इंटरव्यू ले लेती हूँ, एंड टू मोटिवेट यू गाइज। और अपना नेट के लिए अप्लाई करो, और जेआरएफ के लिए भी भरो, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। और मैम आपको एक बुक जो बिगनर्स के लिए हो, जो स्टार्ट करें मेरे जैसे बिगनर्स के लिए? तो बिगिनर्स के लिए मैं सिर्फ बेसिक्स बुक से स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि अभी सबका ही लेवल सेम है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि आप जो
फॉरेंसिक साइंस का बेसिक्स बुक है J.A. सीगल की, वहां से स्टार्ट कीजिए, या फिर क्रिमिनलिस्टिक्स की बुक है उससे स्टार्ट कीजिए। आगे जाके आपको बायोलॉजी अगर के पोर्शन सॉल्व करने हैं तो फॉरेंसिक बायोलॉजी रिचर्ड ली की बुक है, वहां से कीजिए। और अगर आपको मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी की करनी है तो बहुत सारे अच्छे ऑथर्स हैं इस पे, जैसे कि रेड्डी की बुक जो है, देन गौतम विश्वास की बुक है। और आपको एकदम बेसिक पढ़ना है तो पारिक की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स के लिए सुरेंद्र नाथ सर की बुक है, उससे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए ऑसबॉर्न की बुक है, ऑसबॉर्न की बुक है पर एल्बर्ट ऑसबॉर्न की बुक, बट वो थोड़ी एडवांस लेवल की, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोपेनहेवर पढ़ सकते हैं पहले, फिर B.R. शर्मा पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए एल्बर्ट ऑसबॉर्न पढ़ेंगे। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको स्टार्ट करने के लिए तो जो अगर क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है तो सिंपल चटवाल एंड आनंद की बुक पढ़िए, देन विल्सन एंड वॉकर पढ़िए। अगर इस पे भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था, पुष्पेंद्र चंद्रा क्लासेस और पुष्पेंद्र क्लासेस करके है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके मैम, और नोट्स अपना बहुत जरूरी है। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं और बहुत सारा कुछ नोट डाउन करने को होता है। तो लास्ट मोमेंट पे आप ये सारी नोट्स जो है वो पढ़ने में इरिटेशन फील हो जाता है कि आपको इतने सारे नोट्स है पढ़ने में, बहुत सारी चीजें ऐसे ही आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप इसके लिए एक चार्ट के फॉर्म में बना सकती हैं, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, या फिर एक एक इंस्ट्रूमेंट का आप एक एक ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए, एक टेबल फॉर्म में बना लीजिए कि उसमें लाइट सोर्स क्या यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, हम अगर आईआर है तो आईआर में कौन सा लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं लाइट सोर्स को यूज, फिर आईआर में आईआर एक्टिव जो सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, आईआर एक्टिव जो नहीं होते उनका फिर एनालिसिस कहाँ से होगा, ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। इन सब का एक चार्ट बना लीजिए। इसके फॉरेंसिक एप्लीकेशन क्या है, इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका ब्लॉक डायग्राम भी बनाना होता है। एप्लीकेशंस में भी आप फॉरेंसिक एप्लीकेशन में कौन सा सैंपल हम एनालिसिस करेंगे, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान में तब होगा जब आप चार्ट बनाएंगे। आप हमेशा पेजेस पलट के नहीं पढ़ सकते, आपको चार्ट भी चाहिए होता है। लास्ट टाइम में आपको क्या होता है कि इतना सारा पढ़ना है, तो उससे अपडेट है आपके पास सबका एक चार्ट होगा तो आप सिर्फ चार्ट पढ़ लेंगे, डीप में सब कुछ नहीं करना होगा। अगर आपने बुक में हाईलाइट करके रखा है तो आपको सारे हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ने होंगे, तो इसलिए आप नोट्स बना लीजिए उसी चीजों का, और जितना लास्ट का जो नोट्स होता है वो आपका जितना कंसाइज होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। तो यहाँ वीडियो अब एंड करते हैं। मैम आपको कैसा लगा मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी दिव्या को कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों को अपनी बातें पहुंचा सकूं, अपना स्ट्रैटेजी बता सकूं और लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकूं ताकि वो आगे जाके इस एग्जाम को अटेम्प्ट करें। सो थैंक यू दिव्या। थैंक यू। तो वीडियो एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड